हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं जो 14 अगस्त 2024 का सेशन है। और ये झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को और सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को, जिसे पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों यह प्रश्न था, किस कंपनी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम पास करने वाले खनन क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है टाटा, सेल, सीआईएल और ईसीएल। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये शुरू किया गया है कि खनन क्षेत्र यानी माइनिंग क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं जो प्री पास करेंगे यूपीएससी में, उन्हें 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा यूपीएससी में जो बच्चे प्री पास करेंगे उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है और इसके लिए एक निर्माण स्कीम भी लॉन्च किया गया है। और स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का सहयोग राशि कोल इंडिया लिमिटेड अपने सीएसआर फंड यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से दिया करेगी। इसके अलावा पीटी पास करने वाले अभ्यर्थी जो एससी, एसटी, वीमेन और ट्रांसजेंडर हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उनकी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। और गरीब अभ्यर्थियों को मेंस और इंटरव्यू के तैयारी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज पीटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसमें शामिल होने वालों के लिए ही यह स्कीम है। और नई दिल्ली में यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए निर्माण पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन जिलों में कोल इंडिया लिमिटेड अपनी गतिविधियों का संचालन करती है, उन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए ही यह योजना शुरू किया गया है। यानी पूरे देश में लगभग 38-40 ऐसे ज़िले हैं जो माइनिंग सेक्टर वाले ज़िले हैं। चलिए अब देखते हैं नए प्रश्नों को, और आज के इस नए प्रश्नों में क्या क्या है पहले उसे देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और कौन कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, पानी रोको पौधा रोपो यह अभियान कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस गांव से यह शुरू किया गया था। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का 96 वर्षों के बाद पहली बार किसी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, यह किस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका क्या है ये भी जानेंगे। इसके अलावा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक शोध किया है जिसका रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 200 वर्षों में कई लाखों लोग झारखंड छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर गए हैं। वे कितने लोग हैं और किन किन देशों में गए हैं, इसे हम लोग जानेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत जो चना दाल और नमक दिया जाता है वो किस रेट से दिया जाएगा लाभार्थी को। इसके अलावा अंत में एक प्रश्न को देखेंगे जो होगा, रवि कुमार निषाद और रंजीत कुमार ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय श्री नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है कि इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों पूरा टॉपिक है या कह सकते हैं प्रश्न है जिसे हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और प्रश्न है, झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से की गई है? ऑप्शन ए गुनी, ऑप्शन बी टाटी, ऑप्शन सी तेलो अथवा ऑप्शन डी चूरी। दोस्तों पानी रोको पौधा रोपो यह अभियान खूंटी के गुणी जिले के गुणी गांव से शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है पिछले दिनों।
और इसकी शुरुआत खूंटी जिले के गुना गांव से शुरू किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा इसे शुरू किया गया था जब वे ग्रामीण विकास मंत्री थे। इसका उद्देश्य रोजगार तथा जल और मृदा संरक्षण के कार्यों से गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में रहे, इसी उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का 96 वर्ष बाद पहली बार किस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है? मुंडारी, संथाली, हिंदी या नागपुरी? दोस्तों, इसे हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि मूल रूप से ये इंग्लिश में है जिसका अब हिंदी अनुवाद किया जा रहा है और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर द्वारा भी इसे अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का 96 वर्षों के बाद पहली बार इंग्लिश से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। यह पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका मुंडाओं के जीवन पर आधारित सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे जर्मन फादर जोनास बैप्टिस्ट हॉफमैन यानी जिसे हम लोग आमतौर पर फादर हॉफमैन कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया था और यह 16 खंडों संस्करण में लिखा गया था और ये पूरा संस्करण इंग्लिश में था जिसे अब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद यानी उनकी मृत्यु 19 नवंबर 1928 को हुई थी, उसके बाद इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया के विभिन्न संस्करणों का अनुवाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है और अनुवाद का कार्य डॉक्टर गुंजल इकीर मुंडा की अगुवाई में 8 भाषा विशेषज्ञ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रांसलेशन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि फादर हॉफमैन कौन है। ये फादर हॉफमैन जिनका जन्म 1857 में 21 जून को हुआ था और 19 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था, जर्मनी के थे, जेसुइट, और ये एक भाषाविद थे और भारत में मुंडाओं के लिए वो मिशनरी थे, मिशन का काम करते थे। उन्होंने 1903 में एक मुंडारी व्याकरण लिखी थी जो प्रकाशित हुआ था 1903 में। इसके अलावा हॉफमैन को ही CNT एक्ट का रचयिता माना जाता है, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जिसे हम कहते हैं, जो 1908 का है CNT एक्ट, उसे बनाने वाले यही फादर हॉफमैन हैं, जिनकी लिखी पुस्तक या एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि हॉफमैन ने छोटा नागपुर कैथोलिक सहकारी ऋण यानी छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की भी स्थापना की थी। यह ठीक उसी तरह का था जिस तरह का आज का ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस द्वारा शुरू किया गया था, यानी आधुनिक ग्रामीण बैंक की तरह कार्य करता था। जो वहाँ के लोग थे उनके द्वारा कई जो सूदखोर लोग थे या कह सकते हैं ज़मींदार थे, उन्हें हाई रेट पे जो पैसा देते थे और वसूलते थे उनसे ज़्यादा टैक्स या इंटरेस्ट, उन लोगों के लिए ही ये शुरू किया गया था और ये आधुनिक ग्रामीण बैंक की तरह ही शुरू किया गया था, छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ छोटे छोटे अमाउंट लोग जमा किया करते थे। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के जीवन पर आधारित सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 200 वर्षों में कितने लोगों का झारखंड से पलायन होने की बात सामने आई है? ऑप्शन ए करीब 25 लाख लोग, ऑप्शन बी 50 लाख लोग, ऑप्शन सी 1 करोड़ अथवा ऑप्शन डी 1.5 करोड़। बता दें दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में झारखंड से करीब 1.5 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं दूसरे देशों में। आपको बता दें कि रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि पिछले 2 शताब्दी यानी लगभग 200 वर्षों में झारखंड से करीब 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हो चुका है और इसके शोधकर्ता है प्रभाकर तिर्की और यह जो पूरा रिपोर्ट है वो लगभग 350 पेज का है। और यह पलायन भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा बाहर के देशों में जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सहित कैरिबियाई देशों जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में हुआ है। और पलायन करने वालों में ज़्यादातर यानी 90% आदिवासी लोग हैं, ये इस रिपोर्ट में
दर्शाया गया है। इसके अलावा TRI का यह अध्ययन मुख्य रूप से मॉरिशस में पलायन करने वाले झारखंडियों पर आधारित है और यह बताया गया है कि 1834 में झारखंड के 36 आदिवासी, जिसमें 30 पुरुष और 6 महिला थे, पहली बार मॉरिशस के लिए रवाना हुए थे एटलस नामक पानी जहाज से। और ये जहाज कोलकाता से मॉरिशस इन सभी 36 लोगों को लेके गई थी। और जो रिसर्च करने वाले हैं उनकी टीम भी मॉरिशस गई थी, जहां लोगों को देखा गया, उनसे बात किया गया, इंटरेक्ट किया गया और पता चला कि ये सारे लोग वाकई में झारखंड के हैं। और अब 5 पीढ़ी लगभग वो लोग वहाँ बिता चुके हैं, तो अब उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत कितने रुपए प्रति किलो चना दाल और नमक दिए जाने का निर्णय लिया गया है? 50 पैसे प्रति किलो, 1 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो या मुफ्त? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मुफ्त। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना के तहत लाभार्थी को 1 रुपये प्रति केजी चना दाल और नमक दिया जाता था। अब ये मुफ्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले जो झारखंड का दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना था उसके नाम में थोड़ा चेंजेस किया गया है। अब ये मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना कर दिया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को 1 रुपये प्रति किलो चना और 1 रुपये जो नमक दिया जाता था, अब उन्हें मुफ्त दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों, ये बता रहे कि कुछ दिनों पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ निर्णय लिया गया था, उसके आधार पर यह है। तो 2-3 निर्णय हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला कृषकों को कृषि संयंत्र की खरीद के लिए अब 80% अनुदान दिया जाएगा। अब तक ये अनुदान 40 से 50% हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 80% कर दिया गया है और यह महिला कृषकों को कृषि संयंत्र की खरीद के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जन वितरण प्रणाली यानी PDS के दुकानदारों को दी जाने वाली जो कमीशन थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से PDS के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें जो दिया जाता था 100 रुपये प्रति किलो, उसे बढ़ा दिया गया है 50 रुपये और अब उन्हें 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। धनबाद के रवि कुमार निषाद और रंजीत कुमार को किस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए भारतीय श्री नेशनल अवार्ड दिया गया है? सोशल सर्विस यानी समाज सेवा, स्पोर्ट्स यानी खेल, साइंस यानी विज्ञान अथवा एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र के लिए। दोस्तों, ये दोनों लोग धनबाद के हैं और रवि कुमार निषाद और रंजीत को एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों के लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय श्री नेशनल अवार्ड धनबाद के किसान रवि कुमार निषाद और रंजीत कुमार को दिया है और झारखंड के ये दोनों जय धरती माँ फाउंडेशन चलाते हैं और इस संस्था को बनाकर कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि को फल फूल से लहलाने के लिए व आदिवासियों को जैविक खेती, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और साथ ही उनके अपने जीवन में 15 वर्षों की यात्रा में पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान है भारतीय श्री नेशनल अवार्ड। दोस्तों, अब चलिए, अब टर्न आया है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की और यह प्रश्न 2022-23 का है ऑलमोस्ट सभी। आइए इसे एक बार रिवाइज करते हैं। झारखंड के किस महिला क्रिकेटर को WPL यानी वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में खरीदा था? दोस्तों, बता दें ये अश्वनी कुमारी है जो वीमेंस प्रीमियर लीग में 35 लाख रुपए में ऑक्शन के द्वारा खरीदी गई थी गुजरात जायंट्स के द्वारा। यानी अश्वनी कुमार एक महिला क्रिकेटर है। चुटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर राज्य का पहला सबसे ऊंचा शिवालय बन गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसकी कुल ऊंचाई 108 फीट है।
वर्ष 2022 का इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों साहित्यकार हैं जयनंदन, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आईएसी कॉरपोरेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह डीवीसी को प्रदान किया गया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन को। झारखंड की खेल निदेशक रही जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। ये दोस्तों सरोजनी लकड़ा, जो कि एक एथलीट है और कुछ दिनों पहले इन्हें आईपीएस में प्रमोट किया गया है। रागी उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा था पिछले वर्ष यानी 2023 में? आपको बता दें कि गुमला जिला इसमें अव्वल रहा था और 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन किया गया था गुमला में। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। डॉक्टर जानूम सिंह सोय, जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वो किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर जानूम सिंह सोय को दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 का पद्मश्री दिया गया था। फोर्ब्स इंडिया ने भारत की सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया? ये दोस्तों कवि और पत्रकार जसिंता किरकेट्टा है, जिन्हें सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में जो झारखंड से है उन्हें फोर्ब्स इंडिया में शामिल किया गया था। किस उपन्यासकार को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी और इन्हें पुरस्कृत किया गया है प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से? यह सम्मान दिया गया है दोस्तों कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र, जो टीआरआई के निदेशक भी हैं। झारखंड में संचालित तेजस्विनी परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा संपोषित या सपोर्टेड है? ये दोस्तों विश्व बैंक द्वारा सपोर्टेड तेजस्विनी योजना है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। झारखंड के 11वें राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन, जो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हो गए हैं, ये मूलतः किस राज्य के थे? दोस्तों ये मूलतः तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। झारखंड के कितने जिलों को पहले चरण में मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये दोस्तों ऐसे 9 शहर होंगे झारखंड के जो मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के तौर पर जाने जाएंगे। ये रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, फुसरो, हजारीबाग और डाल्टनगंज जैसे शहर होंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम वोट से जीतने वाले लोकसभा प्रत्याशी कौन है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा, उस संबंध में ये प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी विनोद कुमार सिंह, ऑप्शन सी नलिन सोरेन, ऑप्शन डी सीता सोरेन। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। धन्यवाद दोस्तों।